नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 2011 से लेकर 2022 के दौरान जो इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए उनको। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको यूपी पीसीएस PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें कि कुल 34 टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। इन 34 टेस्ट में से आपके जो 14 टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज हैं, और जो बड़े सब्जेक्ट हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है उनसे दो टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंडियन पॉलिटी, जैसे जियोग्राफी, जैसे साइंस। इस तरह के जो विषय हैं जो बड़े हैं उनसे दो टेस्ट देखने को मिलेगा, और जिनसे थोड़ा कम प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सिलेबस थोड़ा कम है, जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनगणना हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इनसे एक टेस्ट पेपर होगा। इसके अलावा 10 फुल टेस्ट होंगे, जिसमें कि 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक उसी तरह से जैसे वास्तविक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा 5 टेस्ट होंगे आपके करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स के टेस्ट आपके फुल टेस्ट में तो होंगे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इसके अतिरिक्त 5 टेस्ट करंट अफेयर्स के होंगे और 5 टेस्ट आपके CSAT के होंगे, जो सेकेंड पेपर है हमारा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज निश्चित ही आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगी, काफ़ी मददगार साबित होगी। तो अगर इसे आप ज्वाइन करना चाहें तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सअप कर दें। यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट लिख करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात तो टेस्ट सीरीज की होगी। अब सीधे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक 2011, 12, 13 के प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। अब हम सीधे 2014 के प्रश्नों को देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अब 40वें प्रश्न को पढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी KM मुंशी, सी BN राव और डी TT कृष्णमाचारी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। सर बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और जो भारत का संविधान को माना जाता है कि 60 देशों के संविधान का विस्तृत अध्ययन करके जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, उसकी जो पहली ड्राफ्टिंग थी वो सर बेनेगल नरसिंह राव ने ही किया था। तो इन्होंने ड्राफ्टिंग करने का ही काम किया था। जो विभिन्न देशों के संविधान से हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए हैं, उन सब संविधानों का अध्ययन करके जो अच्छी चीजें हैं वो भारतीय संविधान में शामिल करना है, तो वो पूरा रिसर्च का वर्क सर बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। सी हमारा उत्तर है। ठीक है, यहां पर आप उनका चित्र देख सकते हैं, BN राव। ठीक है, चलिए अब संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा 19 दिसंबर 1946 को पहली बार आयोजित की गई। हम सब जानते हैं कि तब तक पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। इस बैठक में कुल 200 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, यानी इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। उसने कहा कि हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया, और डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष चुना गया।
सर बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एक तथ्य और है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ना जाने कितनी परीक्षाओं में कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है, तो एन गोपालास्वामी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो BR अंबेडकर थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे प्रारूप समिति के सदस्यों का ये तस्वीर लगा हुआ है। तो डॉक्टर BR अंबेडकर कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे। एन गोपालास्वामी अय्यर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव BL मित्र की जगह, तो BL मित्र पहले थे, फिर एन माधवराव, फिर TT कृष्णमाचारी, ये DP खैतान 1948 में मृत्यु के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ए वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग, ये सभी एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इनके बारे में हमें संविधान में लिखा हुआ मिलता है, विभिन्न आर्टिकल्स में इनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक संस्था वो है जिसका निर्माण संविधान करता है और जिसके बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। लेकिन ये जो योजना आयोग है, इसे मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया है, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, और हम जानते हैं 1 जनवरी 2015 के बाद ये एक, इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, 40, 48, 51। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये क्या है? तो ये एक राज्य का नीति निदेशक तत्व है। तो DPSP है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो समाजवादी, एक गांधीवादी और एक पश्चिम उदारवादी विचारों के तहत हम DPSP को विभाजित करते हैं। तो उसमें से ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये जो निदेशक तत्व है, ये एक गांधीवादी निदेशक तत्व है। गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे और ग्राम पंचायतों को बहुत अधिक शक्ति देने की बात वो करते थे। तो गांधीवादी निदेशक तत्व कौन कौन से हैं? तो एक बार देख लें हम। तो ग्राम पंचायतों का गठन हो, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, इसके अलावा एक संशोधन हुआ सहकारी समितियों का उन्नयन, 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 SC ST व समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा, नशीले पदार्थों एवं मदिरा का निषेध और गौ हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 30 दिन। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना एक बहुत बड़ा कार्य है और ये इतना बड़ा है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति
कार्यपालिका का प्रधान है और भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग है। और भारत का राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो अधिनियम नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा। तो निश्चित रूप से बड़ी जटिल प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है कि कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंड क्या होगा, तो संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, तो वायलेशन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का करता है तो उसके विरुद्ध संसद द्वारा महाभियोग, इंपीचमेंट चलाया जा सकता है। कैसे प्रक्रिया है वो समझ ले। तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग केवल लोकसभा में चलाया जा सकता है या केवल राज्यसभा में चलाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। लेकिन ऐसा प्रस्ताव यानी महाभियोग का प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व उस सदन को, जो सदन प्रस्ताव ला रहा है महाभियोग का या राष्ट्रपति पर आरोप लगा रहा है कि ये अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राष्ट्रपति को देना होगा 14 दिन पूर्व। उसके बाद क्या होगा, महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो 2/3 बहुमत चाहिए इसके लिए। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग क्या है, तो वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक डिफरेंस, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, किंतु राज्य विधानसभाओं के सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य नहीं। तो राष्ट्रपति को चुनने में राज्यसभा के भी सदस्य, लोकसभा के भी सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन हटाने में राज्यों की भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति को चुनने में राज्यों की भूमिका है, लेकिन उन्हें हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। और एक फैक्ट क्या है कि अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, तो सब काम अच्छे से चल रहा है। अगला, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो संसदीय समितियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी का ये एग्जाम्पल है। लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करने की अधिकारिता लोकसभा के अध्यक्ष को होती है। तो 45 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। तो लोक लेखा समिति के बारे में हम बात करें, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो इसे सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण समिति माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में इसका निर्माण किया गया। तो यह स्वतंत्रता से पहले से ही समिति चली आ रही है। कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य इसमें से लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार विपक्षी दल का सदस्य होता है। तो किसी विपक्षी दल के सदस्य को ही, एक परंपरा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो परंपरा के अनुसार विपक्षी दल के सदस्य का वो चुनाव करते हैं। ठीक है, एक तथ्य यह है कि यह समिति प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्ययों पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। तो इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहने कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहने कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो राज्यसभा से प्रश्न है, यह भंग नहीं की जा सकती। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो राज्यसभा के विषय में सही है कि यह भंग नहीं की जा सकती, यह अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, असल में यह गलत है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। इसके सदस्य
25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, नहीं, इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो 1 और 3 यही हमारा उत्तर है, यानी 46 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति। अब आप देख रहे हैं कि यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हो चुका है कि भारत के संसद में होते हैं। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के भारत की संसद बनती है। तो ए हमारा उत्तर है 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 79 ये बताता है कि भारत में एक विधायिका होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है अगर भारत के राष्ट्रपति को यह लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में पर्याप्त नहीं है, और अनुच्छेद 331 के तहत ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया था, जिसे 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब छीन लिया है। तो अब यह प्रावधान कहीं पर भी लागू नहीं होता है। डी हमारा उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष। अगर आप एक क्रम से इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि यह प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जब आगे बढ़ेंगे, अभी 2014 में है, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल टफ होगा, लेकिन अब इतना भी नहीं बदल जाएगा कि बहुत उसमें स्पष्ट अंतर हो। तो प्रश्न लगातार रिपीट हो रहे हैं इंडियन पॉलिटी में तो खास करके। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध है साधारण विधेयक पर, दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, तो यह प्रावधान किया गया है संविधान में कि एक ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाएगी, एक संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाएगा। और वो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा भारत का राष्ट्रपति। और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। और संविधान संशोधन के विधेयक पर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग ही पारित होना होता है। ठीक है, चलिए, तो डी हमारा उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर भारत के राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 124 2A में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद राष्ट्रपति को त्याग पत्र के माध्यम से अपने पद का त्याग कर सकता है। तो 50 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। इंदिरा साहनी वाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में एक 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी, जो सबसे बड़ी संविधान पीठ है भारत की। उसने यह निर्णय दिया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, उसकी शक्ति असीमित है, किंतु
संसद संविधान के मूल ढांचे को, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल भावना है संविधान के, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो इसको आप नहीं बदल सकते। भारत को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत को आप अध्यक्षीय शासन प्रणाली की तरफ नहीं ले जा सकते। भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, तो इसे आप एकात्मक शासन व्यवस्था में नहीं ले जा सकते। इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपनी जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है उसे भी कह दिया है कि यह मूल ढांचा सिद्धांत में से है, इसको भी आप छीन नहीं सकते। ठीक है, तो ये आदि आदि, तो अब वो आदि आदि हर जजमेंट में बढ़ते जा रहा है और अब मूल ढांचा सिद्धांत विस्तृत होकर इतना हो चुका है। तो इतने से प्रारंभ हुआ, अब इतना हो गया। ठीक है, चलिए, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारा उत्तर है डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान था कि एक केंद्रीय संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। तो इस सेंटर में एक फेडरल कोर्ट हम बनाएंगे और 1937 में यह फेडरल कोर्ट बनकर के तैयार हुई और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका नाम था मोरिस गेवियर। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो एक विस्तृत दस्तावेज था। तो इसमें क्या था, 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग था और 321 अनुच्छेद। तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। अधिकतर संविधान के प्रावधान इससे लिए गए हैं। ठीक है, तो यहां देखिए संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना, जिसके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो भारत में यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था जो 1937 में बना, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। इसके ऊपर जो प्रिवी काउंसिल थी लंदन में, वहां अपील की जा सकती थी। आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट भारत का क्या है? भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अगर वहां से कोई निर्णय आपके विरुद्ध चला गया तो फिर वो फाइनल है, उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यहां यह था कि आप प्रिवी काउंसिल में जा सकते हैं। ठीक है, और इस अधिनियम से जुड़े हुए प्रावधान यहां पे लिखे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसको हटाने के लिए उसी प्रावधान का पालन करना पड़ता है, उसी रीति का पालन करना पड़ता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त को हटाना बहुत आसान है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना बहुत मुश्किल है। उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो रीति, जो नियम है हटाने के, उस नियम का पालन करना पड़ेगा और वो नियम बेहद कठिन है। अब किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि
वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट पा लेता है। तो जो कुल वोट है उसका 8% अगर पाले तो किसी भी राजनीतिक दल को, यह क्षेत्रीय दल लिखा है, क्षेत्रीय दल आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो राज्य स्तरीय दल की यहां पर बात हो रही है। तो किसी दल को अगर राज्य स्तर का दल बनना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि उसे विधानसभा के चुनाव में, यानी जिस राज्य का वो दल है उस राज्य के विधानसभा के चुनाव में वो 6% वोट प्राप्त कर ले। कुल जो वोट पड़े हैं पूरे राज्य में उसका 6% प्राप्त कर ले, या फिर 2 सीट प्राप्त कर ले, यानी 6% वोट भी और 2 सीट भी उस राज्य विधानसभा में। एक तो यह प्रावधान है तो उसे राज्य स्तरीय दल मान लिया जाएगा। दूसरा प्रावधान क्या है, सब या है, मतलब ये जितनी कंडीशन बता रहा हूं कोई भी एक फुलफिल हो जाएगी तो राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल जाएगी। तो या तो वो 6% वोट पाले और 2 सीटें पाले, या फिर वो लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में कुल लोकसभा में जो वोट पड़ा है उसमें से 6% प्राप्त कर ले और लोकसभा की 1 सीट प्राप्त कर ले। तो पहला कंडीशन 6% प्लस विधानसभा की 2 सीट विधानसभा चुनाव में। दूसरी कंडीशन 6% वोट लोकसभा में उस राज्य में और लोकसभा की 1 सीट प्राप्त कर ले। तीसरा कंडीशन उस राज्य की विधानसभा में जो कुल वोट पड़े हैं उसका जो कुल सीटें हैं उसका 3% सीटें प्राप्त कर ले, या 3 सीटें प्राप्त कर ले, इसमें से जो अधिक हो 3% या 3 सीटें जो अधिक हो वो प्राप्त कर ले। और एक ये है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर ले तो राज्य स्तरीय दल हो जाएगा। इससे कहीं कोई मतलब नहीं है कि उसने एक भी सीट जीती या एक भी सीट उसने नहीं जीता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। तो देखिए भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसका निर्माण हो गया। उसके बाद पंजाब से अलग हिंदी भाषियों के लिए हरियाणा और पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब 1966, और फिर जो पहाड़ी इलाका था उसे पूर्णतः राज्य का दर्जा देकर 1971 हिमाचल प्रदेश, और फाइनली सिक्किम 1975। संविधान का 36वां संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आंध्र 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल 1971 और सिक्किम 1975। तो इन्हें कालानुक्रम में हमें रखना है। तो एक पहले होगा, एक पहले कहां कहां है, ए में भी है, बी में भी है, ठीक है। उसके बाद एक के बाद होगा 3, तो 3 केवल बी में है, यानी जो 55 का हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति। तो हम जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित हैं। PVN राव समिति ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है 56 का ए। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। तो अब हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति की। तो
1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इस समिति का गठन किया और 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें जो सुझाव इन्होंने दिया उसे एक क्रम से देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि पंचायत 2 स्तरीय हो। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय हो। इन्होंने कहा 2 स्तर हो। कौन कौन सा? तो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। मंडल पंचायत में 15-20 हजार जनसंख्या तथा 10 से 15 गांव समाहित होंगे, ये आइडिया दिया। जिला परिषद एक सर्वाधिकार सुरक्षित निकाय होना चाहिए जो जिला स्तर पर योजनाओं हेतु जिम्मेदार होगा, इसको अधिकारिता होनी चाहिए। पंचायतों के चुनाव दलगत हो तथा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिले और चुनाव दलगत हो, इसकी सिफारिश इन्होंने की। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्ति हो, टैक्सेशन का भी इनके पास अधिकार हो और एक पंचायती राज मंत्री भी बनाया जाए राज्य सरकार में। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर LM सिंघवी समिति, तो ये 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया। इन्होंने क्या सिफारिश किया? तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन हो, पंचायत चुनाव नियमित तथा गैर दलीय आधार पर हो, राज्य वित्त आयोग का गठन हो तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार मिले, ये सब हुआ। गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायत स्थापित हो। ठीक है, चलिए, तो अब 2014 के प्रश्न समाप्त हुए। अब यूपी PCS प्री 2015 के प्रश्न शुरू होंगे। ये एग्जाम कैंसल्ड हो गया था, फिर री एग्जाम हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रश्न हमारे काम आएंगे, तो हम इन्हें क्यों छोड़े। तो चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिप्पन। तो देखिए, लॉर्ड रिप्पन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिप्पन भारत का एक उदारवादी वायसराय और गवर्नर जनरल माना जाता है, लॉर्ड रिप्पन। ठीक है, तो 1882 में इसी ने स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए काम किया। डी हमारा उत्तर है। अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से। डी हमारा उत्तर है। तो संविधान के स्रोत, ठीक है, तो किस देश के संविधान से क्या लिया गया है यहां पे दिया गया है। आप देखें, ऊपर लिखा गया कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और इसमें जिस सिद्धांत का प्रयोग किया गया वो था परिवर्तन के साथ चयन की कला, द आर्ट ऑफ सिलेक्शन विथ मोडिफिकेशन। तो सीधे सीधे नहीं उठा करके किसी देश के प्रावधान को भारतीय संविधान में जगह दे दी गई, बल्कि उन प्रावधानों को पढ़ा कर अच्छे से समझकर भारत में वो किस तरह से लागू किए जा सकते हैं और भारत में लागू करने के लिए उनमें क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए ताकि भारत के अनुकूल वो हो सके। तो उस पद्धति का प्रयोग किया गया, उसे हम कहते हैं द आर्ट ऑफ सिलेक्शन विथ मॉडिफिकेशन। इस सिद्धांत को आधार बनाकर कई देशों के संविधान की अच्छी बातों को भारत की स्थिति और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया। तो ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड और भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें पढ़ने पढ़ाने लायक उस तरह की चीजें नहीं है, इसे याद करना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजना। तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सबसे पहले यही हुआ। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, तो सेलिंग एक्ट आया कि भाई एक इंडिविजुअल के पास इस मात्रा से अधिक भूमि नहीं हो सकती, एक सर्टेन मात्रा। और काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजनाएं इसमें नहीं है, तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए डी। अगला, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। तो हम मानते हैं कि सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपने
एक निर्णय में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित माना है सूचना के अधिकार को, और ऐसे में उस लहजे से देखें तो यह एक संवैधानिक अधिकार हमें दिखता है। हालांकि सूचना के अधिकार के विषय में संविधान में अलग से कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह है। तो 15 जून को फाइनली सूचना का अधिकार अधिनियम बना 2005 में, और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि एक विधिक अधिकार भी है और यह एक संवैधानिक अधिकार भी है, बी और सी दोनों है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। फिर से अनुच्छेद 40 से प्रश्न आ गया, आप देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ यह प्रश्न। समान सिविल संहिता ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। 61 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 20-21। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 20 और 21 को। तो डी हमारा उत्तर है। तो अब आपात इमरजेंसी प्रोविजंस की थोड़ी हम चर्चा कर लें, एक क्विक रिवीजन हमारा हो जाए, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ठीक है। क्यों जोड़ा गया इस तरह का प्रावधान संविधान में? तो इसका उद्देश्य था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है, इसके लिए यह किया गया। भारतीय संविधान जिसका स्वरूप संघीय है वो आपातकाल के दौरान एकात्मक स्वरूप अपना लेता है। तो कब भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है? तो इमरजेंसी के समय हो जाता है। 3 तरह के इमरजेंसी बताए गए हैं, ठीक है। ये एक बेहद शानदार चार्ट है जिसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूं। तो 3 तरह के आपात की बात की गई है, 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। एक है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन। हालांकि इसे आपात के टर्म में नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब इसको भी हम यही पढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंशियल रूल है ये। वित्तीय आपात, फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। किन अनुच्छेदों में इनका प्रावधान किया गया है? तो 352 बात करता है राष्ट्रीय आपात की, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात की। क्या ग्राउंड होंगे जब इमरजेंसी घोषित की जाएगी? नेशनल इमरजेंसी। तो ये युद्ध एक ग्राउंड होगा, बाह्य आक्रमण दूसरा ग्राउंड होगा। पहले आंतरिक अशांति इस शब्द का प्रयोग था, इसे बदला गया, ठीक है। तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 कंडीशन होगी। और इसमें राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, बहुत कारणों से संवैधानिक तंत्र की विफलता हो सकती है, तो राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात, वित्तीय स्थायित्व अथवा साख का संकट जब होगा तो फिनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। अभी भारत में कभी लगी नहीं है, पाकिस्तान में बड़ी स्थिति खराब है, बड़ी महंगाई हो गई है, ठीक है। अवधि कितना टाइम तक रहेगा? तो 30 दिन यानी 1 महीना, दोनों सदनों के अनुमोदन से 6 माह, इसी प्रकार निश्चित काल तक ये चल सकता है। ये राष्ट्रपति शासन 60 दिन 2 माह, दोनों सदनों के अनुमोदन से 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष, चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। 60 दिन 2 माह एक बार, अनुमोदित होने के बाद अनिश्चित काल तक, कभी भी फिर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, एक बार के अनुमोदन का मतलब तो विशेष बहुमत चाहिए इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इस तरह का बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। पहले साधारण बहुमत इसमें चाहिए और इसमें भी साधारण बहुमत चाहिए वित्तीय आपात में, ठीक है। मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रपति शासन पे मूल अधिकारों का क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं। वित्तीय आपात पर भी कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। चलिए, अब कमेंट में बताइएगा कि ये चार्ट आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करिए, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है, ठीक है। उससे
और मेहनत करने का मन करता है। तो लाइक कर दिया करिए, उसमें क्या जाना है। ठीक है, चलिए। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो भारत में नागरिकता संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो भारत एकल नागरिकता की बात करता है, पूरे देश की एक नागरिकता है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है 63 का। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में प्रोविजंस हैं और सूची 2 में वो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किए गए हैं उसका लिस्ट है। तो पहला, विधि के सम्मुख समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कार्य करने का अधिकार, कार्य करने के सही और मानवीय स्थितियां, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें हम देखें विधि के सम्मुख समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ए का होगा 3 यानी अनुच्छेद 14। तो ए का 3 कहां हमें दिख रहा है? ए का 3 देखिए केवल हमें बी में दिख रहा है, और ऐसे में यही बी हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, बी का 4 कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, सी का 1 कार्य करने की सही और मानवीय स्थितियां, और डी का 2 यानी बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। ये डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 45 में था, लेकिन हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। एक डीपीएसपी को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, चलिए, बी हमारा उत्तर है। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की, और लोकसभा के अध्यक्ष की। तो संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेंगे, ऐसा अनुच्छेद 103 उपखंड 2 कहता है। तो 65 का हमारा जो उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न। यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान अनुच्छेद 243I में किया गया है, और जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल 5 वर्ष पश्चात एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो यह एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। अब देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। निश्चित रूप से ये सही वाक्य है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और ये अधिकार संसद को क्यों मिला है? ये अधिकार संसद को इसलिए मिला है कि जो संसद है वो भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो भारत की संसद जो कार्य कर रही है असल में वो भारत की जनता ही कर रही है, और इसलिए अपने मौजूदा समय से तालमेल बिठा करके चलने के लिए संविधान में अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो संसद को यह अधिकारिता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ऐसे में ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए हमारा उत्तर है। कुछ लोग इस बात को ऐसे लेते हैं कि नहीं, संविधान के संशोधन की संसद की सीमा पर मूल ढांचा सिद्धांत बैठा हुआ है, वो एक सीमा बना दिया है। तो संसद की एब्सोल्यूट पावर नहीं है, संसद के पास संपूर्ण शक्ति नहीं है, मूल ढांचा से उसे बच के काम करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, वो बात तो है, लेकिन वो उस तरह से तार्किक बात नहीं। सच्चाई यही कि संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है, और यह अधिकारिता संसद को इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, चलिए अगला,
कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। कारण आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। निश्चित रूप से भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, लेकिन वो इतना विस्तृत लिखित संविधान बहुत सारे कारणों से हुआ है, इस कारण से नहीं कि उसमें मौलिक अधिकार को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, यह सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, यह भी सही है। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो 68 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो 69 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, एक अनुच्छेद 155। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत जल्दी हम रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, संघ में जिस प्रकार राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, हम जानते हैं संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, केंद्र में भी राज्यों में भी, तो जैसे सेंटर में एक राष्ट्रपति है, वो क्या है, उस राष्ट्र का प्रमुख है, और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो सारे निर्णय भारत सरकार के राष्ट्रपति के निर्णय होते हैं, लेकिन असल में वो निर्णय लेता प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है। ठीक उसी प्रकार से राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल है और शासन का प्रमुख मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं। तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये जो प्रावधान था वो मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान यही कहता था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इसके माध्यम से यह कह दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक समय में रह सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 154 एक कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी मंत्रिपरिषद है। ठीक है, अनुच्छेद 155 जो प्रश्न था, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति जब चाहेगा, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जब चाहेगी, तो राज्यपाल अपने पद से हट जाएंगे। अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु 2 योग्यताएं आवश्यक हैं। क्या क्या? तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए 2 शर्तें भी बताता है। वो क्या है? वह किसी लाभ के पद पर न हो, पहला, और संसद और विधानसभाओं का वो सदस्य न हो। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेनी होती है और राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेते हैं। साथ ही लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राज्य मन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग। तो निम्नलिखित में से संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में बनाई गई थी। ये चुनाव सुधार से संबंधित समिति है। ठीक है, सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? यह भी प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट हुआ। महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है।
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, अब 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची के विषय कुल 29 विषय है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है और यह संबंधित है किस आर्टिकल से, 243 जी। ठीक है, तो कुछ मैं पढ़ देता हूं टॉप 5। कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल क्षेत्र का विकास। अब इसको आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है और कुल कितने विषय हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य की पंचायती राज मंत्री। तो निम्नलिखित में से पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो 73 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 50, 51, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 51A में। तो 74 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं, एलिमेंट्री लेवल, माध्यमिक स्तर के हैं, सेकेंडरी लेवल, उच्चतर माध्यमिक स्तर के हैं, हायर सेकेंडरी लेवल और स्नातक स्तर के हैं, ग्रेजुएशन लेवल। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं। तो हम जानते हैं भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में और एक मौलिक अधिकार में इजाफा किया गया 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया वर्ष 65, 70, 72, 75। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1972 में। तो 76 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124(2). तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। सी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के तहत आता है जो वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेंगे जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है तथा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो तब जारी करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित और भी तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2014 से लेकर 2015 तक के प्रश्नों को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।